फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, उस वो जो है, ये मैं पहले भी आपको इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं वेरी वेरी शॉर्ट में ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैंने वही लिखी, और बहुत ही शॉर्ट में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही छोटे में जो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। तो आज मैं आपको यही चैप्टर के जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम अपने आज का ये चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आप सभी ये चैप्टर पहले मेरे वीडियो देख चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, 2 और 4 होगा। और भूपर्पटी पर कितनी मात्रा में पाया जाता है, 0.02% में। और किस रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इस रूप में जो है भूपर्पटी पर, मतलब ज़मीन पर जो है कार्बन पाया जाता है। अब वायुमंडल में कितने परसेंट पर पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो है 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, CO2 के रूप में जो है वायुमंडल में पाया जाता है। अब अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें, तो इसकी संयोजकता आप सभी को पता है 4 है, क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो जो 4 संयोजकता है, या तो वो ले प्राप्त करेगा, या तो वो लेगा, या तो त्यागेगा, मतलब या तो किसी को दे देगा। ठीक है, या तो वो ले लेगा या तो किसी को दे देगा। अब हम इन दोनों कंडीशंस में देखते हैं कि क्या होता है। देखो, प्राप्त करेगा, जब वो लेगा किसी से तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अब नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन है। आपको पता है कि मतलब जितनी परमाणु संख्या होती है, नाभिक में भी उतनी प्रोटॉन नंबर होते हैं। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। आपको तो पता है परमाणु संख्या 6, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, तो 6 प्रोटॉन है। तो जब वो ले लेगा तो कुल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जो 10 इलेक्ट्रॉन है, जो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन का भार नहीं उठा पाएंगे, है ना, भार जो है वो नहीं सह सकते। तो इसीलिए वो बेचारा नहीं ले पाएगा। अब अगर हम देने की बात करें, देने का मतलब त्याग देना, अगर वो दे देगा, यानी अगर उस पर 4E+ चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन है। आपको पता है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बनाने में, है ना भाई, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक है और उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि उसे 2 4 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कुछ एटम्स का, हम अणुओं का जानेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखते हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन का देखते हैं। अब देखिए, आप हाइड्रोजन का कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का ये वाला अणु है ना, एक हाइड्रोजन का ये वाला अणु है, एक हाइड्रोजन का ये वाला अणु है, 2 अणु है। आप देख रहे हो, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर बनाते हैं। तो एक अणु हमारा ये वाला है और एक अणु हमारा ये वाला है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता होती है, एक होती है ना भाई, परमाणु संख्या भी एक और संयोजकता भी एक है। तो ये जो है 2 2 मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, H2 अणु का निर्माण होगा। लेकिन ये एक एक जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एकालावन। समझ में आया आपको, एकालावन कहेंगे। अब O2 का अणु, भाई देखो, आपका ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर यहाँ पे साझेदारी कर रहे हैं, तो O2 का अणु बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो इसीलिए इसे द्विआवन कहेंगे। अब नाइट्रोजन का, अगर हम नाइट्रोजन के अणु की बात करें, तो यहाँ पे हमने 2 नाइट्रोजन के 2 अणु लिए, इसकी संयोजकता कराई, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों की जो है साझेदारी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो इसीलिए जो ये नाइट्रोजन का अणु है, ये त्रिआवन कहलाएगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन का अणु है वो कितना आवन कहलाएगा, त्रिआवन। अब अगर हम आगे बढ़े, तो कार्बन का यौगिक एक मीथेन है। ठीक है ना, मीथेन का डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। देखो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या फॉर्मूला होता है, CH4। तो हमने यहाँ पर एक कार्बन ले लिया, फिर हमने चारों तरफ इस प्रकार से हाइड्रोजन लगा दिया, और फिर उसकी जो है साझेदारी करा दी, और फिर उससे हमारा मीथेन प्राप्त हुआ हमें। तो ये हमारा मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाली जो डायग्राम है यही है।
है ना। ये जो है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। अगर हम अब कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़े, ठीक है, कार्बन के अपर रूप आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन 3 होते हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा में बहुत अंतर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीरा होता है वो कुचालक होता है, कठोर होता है और पारदर्शी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के मुकाबले ग्रेफाइट की बात करें तो ये सुचालक होता है, चिकना फिसलन होता है और अपारदर्शी होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेफाइट है ये अधातु है लेकिन उसके बाद भी सुचालक है, ठीक है, अपवाद है ये एक प्रकार से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कार्बन का अपरूप है वो है फुलेरिन C60, ठीक है, आपको याद रखना है C60 फुलेरिन। अब इसे हम कहते हैं बिकमिंस्टर फुलेरिन। क्यों कहते हैं? देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक जो बिकमिंस्टर फुलर द्वारा बनाए गए जियोडेसिक गुबंद के समान लगते हैं। मतलब ये जो C60 जो फुलरिन है ये किसके तरह अगर हम देखें तो लगता है जैसे कि बिकमिस्टर फुलर जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने जो जियोडेसिक गुबंद बनाया था उसकी टाइप्स लगते हैं। तो इसीलिए ये जो तत्व था इसे फुलरिन का नाम दिया गया, ठीक है। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति से तो आप सभी को ये तो बहुत ही मतलब एक तरफ से आपको जल्दी समझ भी आ जाती है, साथ साथ बहुत ही ईजी है और साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो, ये जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मतलब क्यों इतनी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है कार्बन, और हमारी पृथ्वी में 3 मिलियन पाया जाता है, ठीक है, 3 मिलियन मतलब सारे जो तत्वों के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। तो सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति के कारण, ठीक है, मतलब कि ये जो है एक दूसरे से साझेदारी करके जो है बंध बनाते हैं, तो इसीलिए इसे सर्वतोमुखी प्रकृति का कहा गया है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब हमारा पहला जो गुण है वो तो हमारा श्रृंखलन है। श्रृंखलन क्या होता है कि जब कार्बन के ही दूसरे परमाणु मतलब बहुत सारे कार्बन मिलकर, मतलब कार्बन है फिर दूसरा कार्बन फिर दूसरा कार्बन, तो कार्बन के ही दूसरे परमाणु एक साथ बंध बनाते हैं। अद्वितीय क्षमता होती है बंध बनाने की, मतलब एक सीरियल वाइज इस प्रकार से जो है वो बंध बनाते हैं, तो वो अद्वितीय क्षमता होती है बंध बनाने की, तो उसे कहते हैं श्रृंखलन, ठीक है। और एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, आपको पता होगा एक आबंध किसे कहते हैं? जिस जो एक आबंध होता है जिसमें उसे हम संतृप्त यौगिक कहेंगे द्वि, और त्रिआबंध जिसमें होता है उसे हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे। अभी मैंने इसका डायग्राम आपको बता रखा था, ऊपर हाइड्रोजन जो था वो एकल था, द्वि में था हमारा हाइड्रोजन और त्रि में था हमारा नाइट्रोजन, है ना। तो जो एकल आबंध वाले यौगिक होते हैं उसे हम संतृप्त कहेंगे, और जो द्वि और त्रिआबंध वाले यौगिक होते हैं उसे हम असंतृप्त कहेंगे। इतना समझ आ गया आपको? अब देखिए आगे चलते हैं। कार्बन, एक सेकेंड, हाँ, कार्बन और कार्बन आबंध प्रबल होते हैं और अतः यह आबंध स्थायी होते हैं। अब जो कार्बन और कार्बन है, मतलब जब कार्बन और कार्बन मिलेंगे तो क्या होगा, ये मजबूत प्रबल होते हैं, और अतः ये आबंध जो स्थायी होते हैं मतलब एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से पकड़े होते हैं, ठीक है। जो संतृप्त, अगर हम संतृप्त और असंतृप्त है ना इसके बाद पर, तो जो संतृप्त होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, आपको याद रखना है कि, और असंतृप्त जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब अगर हम एथेन, इथीन और इथाइन के फॉर्मूले देखो, आपको ये एथेन एथीन एथेन इथाइन जो है क्या पता पढ़ने में ना समझ आ रहा हो, लेकिन अगर बस आपको इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला। आपका मेन कंसेप्ट इसमें फॉर्मूला ही है। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न्स हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी जो है हार्ड नहीं होगा। इस चैप्टर में मेन आपका ये फॉर्मूलेज ही है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है। देखो एथेन का क्या होता है आपको सी, देखो यहाँ पे मैंने, हाँ देखो, एथेन एन लिख रखा है, C2H6, एथीन C2H4 और एथाइन C2H2। अब ये समझने का बहुत ही इजी तरीका है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसका जो है डायग्राम भी इन सब के बना रखे हैं, आपके जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए। अब देखो फॉर्मूला लिखा है एथेन का, CnH2n+2, मतलब पहले क्या हुआ, एन में क्या हुआ, +2 को प्लस कर दिया गया, ठीक है, CnH2n में 2 को जोड़ दिया गया। अब एथीन में क्या किया गया, उस 2 को हटा दिया गया, मतलब वो 2 बिल्कुल कट कर दिया गया एथीन में। अब जो एथाइन में अब बच गया हमारा एथाइन, अब एथाइन में क्या करेंगे, जो है ना हमारे पास उसमें से भी 2 घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला है ये कि CnH2n+2 एथेन का, एथीन का है CnH2n और एथाइन का है CnH2n-2, ठीक है। अब अगर हम जो है इसके यौगिकों के नाम के बारे में जाने तो देखो नाम पद्धति हम पढ़े तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज बना, आप देख रहे हो इतने सारे फॉर्मूलेज है, ये मैंने बताऊँ किससे बनाया, ये आप भी बना सकते हो। कैसे? इन फॉर्मूलों को लर्न करके, ठीक है। ये जो ऊपर फॉर्मूलेज दिख रहे हैं आपको,
ये एथेन, एथीन, एथाइन, इन्हीं से जो है ये सारी जो है यौगिक बने हैं, इन्हीं तीनों फॉर्मूले से आप भी ये बना सकते हो। अब अगर आप इन सब में कार्बन के जो है नंबर, कार्बन नंबर डालोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस मिलेंगे, एथेन के, एथीन के और एथाइन के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ का जो है स्ट्रक्चर भी बना रखा है। आप जो है ये फॉर्मूलाज लिख के और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आता है साइक्लोपेंटेन का, देखो साइक्लो का मतलब क्या होता है भाई, साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे। और पेन का सॉरी एक सेकेंड, प्रोपेन लिखा है, पेंटेन नहीं, आपको सॉरी क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। साइक्लोप्रोपेन लिखा है, प्रोपेन में प्रोप मतलब 3 कार्बन के परमाणु होने चाहिए, तो देखिए 3 कार्बन के परमाणु हो गए। ठीक है ना। अब साइक्लो बोला गया मतलब हमें साइकिल में लेना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा 3 है कार्बन का, प्रोपेन है, एन है। ठीक है। लास्ट में क्या साउंड आ रही है, लास्ट में साउंड आ रही है एन, यानी कि अगर C3 है तो H कितने होंगे, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 होंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखो बेंजीन का डायग्राम भी बहुत आता है, लेकिन बेंजीन का तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है C6H6, और इस प्रकार से बनता है, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा आता है यहाँ पे विषम परमाणु एवं प्रकारात्मक समूह। विषम परमाणु और प्रकारात्मक समूह में क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर ऐसी कौन सा तत्व रख दे जिससे जो है जो हमारा कार्बन है उसकी जो संयोजकता है वो संतुष्ट रहे। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रकारात्मक समूह, विषम परमाणु में प्रकारात्मक समूह। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्लोरोब्रोमो मतलब कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इस प्रकार से हम लगा देंगे तो क्या होगा, उससे जो है संयोजकता भी संतुष्ट रहेगी और इसका रासायनिक गुणधर्म भी सॉरी भौतिक गुणधर्म भी अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन में आपका ये एल्कोहल, जिसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है OH, है ना। और एल्डिहाइड ये दे रखा है, कीटोन का तो इजी सा है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह में इस प्रकार से होगा। ठीक है। आपको ये देखिए ये टेबल इसमें बहुत ईजी है और इसमें से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना। ठीक है ना। एक सेकेंड, ये जो आपका यहाँ पे ये दे रखा है ना विषम परमाणु वाला, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूरा। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा ये कि प्रकारात्मक समूह, क्योंकि देखो इसके बाद जो था ना वो उसके गुणधर्म था दहन, ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन और संकलन, ये सब आप इसको रीड कर लेना। लेकिन जो लर्न करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है आपका प्रकारात्मक समूह, अनुलग्न और पूर्वलग्न, मतलब पहले क्या चीज़ें लगेंगी और बाद में क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है। तो द्विआबंध में आपको पता है ईन लगेगा एथीन, त्रिआबंध में क्या लगेगा आइन लगेगा एथाइन, एल्कोहल में क्या लगेगा ओल लगेगा। ठीक है। एल्डिहाइड में एल लगेगा, कीटोन में 1 लगेगा, कार्बोक्सिलिक में आपका ऑइक अम्ल लगेगा, अगर क्लोरो है तो Cl और ब्रोमो है तो Br। ठीक है। आपका यहीं पे जो है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। और भी वीडियोस देख लीजिए, मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो इस चैनल पे कंप्लीट करा रखे हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।